हेलो एवरीवन, दिस इज वंदना। वेलकम बैक टू द चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरी इस सीरीज में जिसका नाम है ईडियम्स एंड फ्रेजेस। अब तक मैं जितनी भी क्लास ले चुकी हूँ उसमें मैं क्या करती थी, एक तरफ ईडियम या फ्रेज लिखती थी, दूसरी तरफ उसका मीनिंग लिखती थी और उसको आपको डेली लाइफ एग्जाम्पल के साथ एलोबरेट करती थी। अभी एक स्लाइडर सा चेंज किया है स्ट्रक्चर में, जिस तरीके से आपसे एग्जाम्स में पूछा जाता है बिल्कुल उसी तरीके से हम लोग प्रैक्टिस भी करेंगे। डेट इज एक क्वेश्चन, नीचे एमसीक्यूज गिवन, 4 एमसीक्यूज गिवन। साथ ही साथ मैंने पीवाई क्यूज को टारगेट किया है, ज्यादा से ज्यादा पीवाई क्यूज लिए हैं क्योंकि देखा गया है कि पीवाई क्यूज जो है मोस्टली रिपीट होते हैं। ठीक है, तो क्योंकि हम मुहावरे पढ़ रहे हैं तो मैं बोल सकती हूँ आम के आम और गुठलियों के दाम। ठीक है, इस तरीके से हमने दोनों चीजों को टारगेट किया है। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग ईडियम। ईडियम का सबसे अप्रोप्रिएट मीनिंग ढूंढ के बताइए। टू ब्रिंग टू लाइट, ब्रिंग मतलब लाना, लाइट में लेके आना। ठीक है, मतलब प्रकाशित करना। जब आप किसी चीज को लाइट में लेके आते हैं, आप रोशनी में लेके आते हैं, तो आप क्या बोलते हैं? प्रकाशित किया, उजागर करना। ठीक है, अब बात करते हैं इसके ऑप्शंस की। टू एंगेज इन कॉन्वर्सेशन, बातचीत में लगे हुए होना, नहीं। टू लाइटन, अब देखो यहां भी लाइटन है, लाइटन का मतलब है लाइट में लेके आना। ठीक है, किसी चीज को लाइट, उजाले में लेके आना। अब यहां भी टू ब्रिंग टू लाइट है, दोनों चीजों के सेम मीनिंग हो गए। तो मुहावरा किस बात का? मुहावरा हमेशा ये ऐसी चीजों पर दिया जाता है जो कि एक तरीके से व्यंग करती है। ठीक है, तो ये क्योंकि दोनों चीजें सेम हो गई ना, लाइट एंड लाइट, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। टू डिस्क्लोज, किसी चीज को खोल के रख देना, किसी चीज को प्रकाशित करना। मैं आज इस बात पर उजाला डालना चाहती हूँ, मैं अपनी इस बात को प्रकाशित करना चाहती हूँ, मैं इस बात की सच्चाई सामने रखना चाहती हूँ, मैं इस बात को बताना चाहती हूँ, तब हम बोलते हैं टू ब्रिंग टू लाइट। इसका मतलब है टू डिस्क्लोज इज द करेक्ट ऑप्शन। टू डिसएंगेज, एंगेज का मतलब किसी चीज में लगे होना, उसका बिल्कुल अपोजिट होता है डिसएंगेज। डिसएंगेज का मतलब होता है डिटैच करना, हटा देना, उस काम से हट जाना, उसे बोलते हैं टू डिसएंगेज। तो ये भी ऑप्शन नहीं है, सो द करेक्ट आंसर इज टू डिस्क्लोज। उसके बाद नेक्स्ट पर चलते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ईडियम फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ठीक है, अ टाइम व्हेन मनी माइट अनएक्सपेक्टेडली बी नीडेड, एक समय जब अचानक से पैसों की जरूरत आन पड़े। ठीक है, इनमें से किस चीज को बोलेंगे? अ रेनी डे। रेनी डे का हमेशा मतलब होता है जरूरत का समय। ठीक है, रेनी डे जरूरत के समय को हमेशा सिंबलाइज करता है। कैसे करता है? देखो, रेनी डे का मतलब है बारिश का समय। ठीक है, जिस दिन बारिश हो रही थी, मतलब सनलाइट नहीं होती है बारिश में, बुझा हुआ सा दिन होता है कहीं ना कहीं। ठीक है, सनलाइट से आप क्या समझते हैं? सनलाइट जहां पर है वहां पर सब कुछ खिला खिला सा है। रेनी डे है, काई लगी हुई है, गीला गीला सा है, सब कुछ बुझा हुआ है, तो वो एक नेगेटिव फीलिंग के साथ एसोसिएट करता है। तो रेनी डे का मतलब हमेशा होता है ज़रूरत का समय, मतलब हम भीगे हुए हैं, हमें ज़रूरत है। आप इस तरीके से इसे समझ सकते हैं। तो रेनी डे का मतलब होता है ज़रूरत का समय। अ रॉ डील, अ रॉ डील हमेशा तब यूज़ होता है, जैसे रॉ का मतलब होता है कच्चा, कच्ची डील। कच्ची डील मतलब हमने किसी चीज़ के लिए किसी को अप्रोच किया, वहाँ हमारे साथ बहुत अच्छा व्यवहार नहीं हुआ, अनजस्ट हुआ, बहुत ज़्यादा ह्यूमिलिएशन हमने फील की है, तो हम बोलते हैं अ रॉ डील। ठीक है, बात नहीं बनी। अ रैश ऑफ समथिंग, अ रैश ऑफ समथिंग कब यूज होता है? एक गिवन पॉइंट ऑफ टाइम में अगर आपके साथ लगातार बहुत कुछ बुरा हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, ये 2024 की आप बात करें, आप अपने बारे में बता रहे हैं, यार मेरे साथ ना 2024 में ना बहुत कुछ गलत चीजें हो गई। तो जब आप बहुत सारी लगातार गलत चीजें हो रही हैं आपके साथ और आप उसको सिंबलाइज कैसे करेंगे? ईडियम्स में आप बोलोगे अ रैश ऑफ समथिंग। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है अ रैप ओवर द नकल्स। के इज साइलेंट, नकल्स इन्हें बोलते हैं। ठीक है, अ रैप ओवर द नकल्स आप तब यूज करते हैं जब आप माइल्ड सी पनिशमेंट के बारे में बात कर रहे होते हैं, आप एक छोटी सी डांट फटकार के बारे में बात कर रहे होते हैं। आप इसे ऐसा भी समझ सकते हैं कि बचपन में हम जब नोटबुक नहीं लाते थे या फिर याद नहीं करके आते थे या कोई छोटी मोटी गलती करते थे तो हमारे टीचर्स हमें यहाँ पर मारते थे। ये बना भी उसी चीज से है। अ रैप ओवर द नकल्स ऑरिजिन ही उस बात से है कि यहाँ पर पिटाई होना कहीं ना कहीं। तो जब भी हम माइल्ड पनिशमेंट, डांट फटकार, छोटी सी चीज पर हमें डांट पड़ गई, उसकी जब बात करते हैं तो हम उसे बोलते हैं अ रैप ओवर द नकल्स। तो इन सब में इसको सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट ईडियम कौन सा है इसके लिए? जब जरूरत थी किस चीज की? पैसे की। ठीक है, तो अ रेनी डे का मतलब होता है जरूरत का समय। इसका मतलब हमारा ऑप्शन ये है, अ रेनी डे। ठीक है,
उसके बाद नेक्स्ट है, मैंने एक ही क्वेश्चन में आपको 4 चीज़ों के मीनिंग बता दिए। ज़रूरी नहीं है रेनी डे ही आए, उनमें से कोई सा भी आता है तो आपको मीनिंग पता होना चाहिए और आप देख सकते हैं कि कौन सा सूट कर रहा है, ठीक है। उसके बाद है, सेलेक्ट द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन ईडियम इन द फॉलोइंग सेंटेंस। रीना पुल्ड अ लॉन्ग फेस। पुल्ड का मतलब होता है खींचना, ठीक है। खींचना किसी को कहते हैं अ लॉन्ग फेस। फेस ऐसा होता है उसने लॉन्ग कर लिया, मतलब खींच लिया, मतलब मुंह लटका कर, मुंह लटकाना, ठीक है। आप किसी को कहते हैं अरे उठ क्यों मुंह लटका के बैठी है, इसका मतलब है वो सैड है। तो हमेशा पुल्ड अ लॉन्ग फेस सैड फीलिंग को दर्शाता है, ठीक है। रीना पुल्ड अ लॉन्ग फेस सिंस हर हस्बैंड हैड नॉट बॉट हर अ डायमंड नेकलेस ऑन देयर एनिवर्सरी। रीना ने अपना मुंह लटका लिया क्योंकि उसके हस्बैंड ने उसको एनिवर्सरी पर डायमंड नेकलेस नहीं ला के दिया, ठीक है। तो वो सैड थी, ठीक है। अब कौन सा वर्ड बता रहा है, टू बी यूफोरिक। यूफोरिक का मतलब होता है बहुत ज्यादा, एक्सट्रीमली हैप्पी होना। इसका प्रोनाउंसिएशन यूफोरिक होता है, यूफोरिक, ठीक है। इस तरीके से आप पढ़ सकते हैं, यूफोरिक। उसके बाद टू बी एक्सटैटिक, एक स्टैट एक। अब इन दोनों का ही मीनिंग होता है एक्सट्रीमली खुश होना, एक्सट्रीमली हैप्पी होना, बहुत ज़्यादा जॉयस होना, बहुत ज़्यादा खुश होना, ठीक है, उल्लास से भरे होना। तो क्योंकि वो खुश तो नहीं थी तो ये दोनों हमारे ऑप्शन नहीं है। टू लुक सैडेंड मतलब कि दुखी दिखना, सैड दिखना, ठीक है, सैड से बना है, टू लुक सैडेंड। टू बी इलेक्ट्रीफाइड, इलेक्ट्रीफाइड इलेक्ट्रिसिटी से बना है। तो किसी भी चीज़ में जब इलेक्ट्रिसिटी आ जाए, अब इलेक्ट्रिसिटी भाई किसी में आ जाएगी, अगर इंसान को लग जाएगी तो वो तो मर जाएगा, लेकिन क्योंकि हम ईडियम्स पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो उसका एक्चुअल मीनिंग कुछ नहीं होता है। इलेक्ट्रीफाइड का मतलब होता है किसी चीज़ में तरंगे आ गई, मतलब इतनी ज़्यादा खुश एकदम से ऐसा आदमी हो जाता है ना, उसे कहते हैं इलेक्ट्रीफाइड हो जाना। बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली पॉजिटिव फीलिंग, बहुत उत्साह से भर जाना, बहुत जॉयस फील करना, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी के साथ भर जाना, तब हम बोलते हैं टू बी इलेक्ट्रीफाइड। तो हमारा ऑप्शन जो सूट हो रहा है वो ये हो रहा है, टू लुक सैड, ओके। उसके बाद देन द नेक्स्ट वन इज, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम। ईजी डज इट, आराम से, ईजी मतलब आराम से, डज मतलब करना, इट जिस भी चीज के लिए बोल रहे हैं आराम से करो, ठीक है। तो इनमें से कौन सी लाइन बता रही है, यूज टू टेल समवन टू डू समथिंग रेयरली, आप किसी को बोल रहे हैं कोई कोई काम कभी कभी करो। समथिंग वॉयलेंटली, हिंसक रूप से करो। वॉयलेंट कहाँ से बना है, वॉयलेंस से बना है। वॉयलेंस का मतलब होता है हिंसा, ठीक है। वॉयलेंटली करो किसी चीज को, हिंसक रूप से करो। यूज टू टेल समवन टू डू समथिंग स्लोली, आराम आराम से करो, और केयरफुली करो, ठीक है। ये हमारा ऑप्शन सही होगा क्योंकि इजी डसिट मतलब आराम आराम से, ध्यान से करो, ठीक है। उसके बाद यहाँ है हॉरिडली, हॉरर से वर्ड बना है। हॉरिडली का मतलब होता है भयंकर, ठीक है, जो चीज डरा दे आपको, ठीक है। तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं है। इजी डज इट का मतलब होता है आराम से और केयरफुली काम करना, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। देन द नेक्स्ट वन इज, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम। कट कॉर्नर्स, कट कॉर्नर्स से क्या समझते हैं, कॉर्नर कट कर दिए। देखो कॉर्नर्स हमेशा किस चीज को एसोसिएट करते हैं, आप कैसे याद कर सकते हैं कट कॉर्नर का मतलब, कॉर्नर्स में गंदगी होती है, आप उसे निकालते हैं तो भी दिक्कत आती है। आप झाड़ू मार के देखिए, आप यहाँ वहाँ आराम से निकाल लेंगे, कॉर्नर्स से निकालने में आपको बहुत टाइम लगेगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर गंदगी फंसी होती है। कॉर्नर्स में ही जाले होते हैं, कॉर्नर्स में ही मच्छर जाकर छुपते हैं, ठीक है। जब वास्तु वगैरह की बात करते हैं तो बोलते हैं ये कॉर्नर आपका सही नहीं है, तो कॉर्नर क्या दिखा रहे हैं, कॉर्नर कहीं ना कहीं आपको दुखी कर रहे हैं, तंग कर रहे हैं, ठीक है। आपने कॉर्नर्स ही कट कर दिए, मतलब अपना काम आसान कर दिया। या देखो कोई भी काम आप जब कॉर्नर में करोगे ना तो बड़ी दिक्कत आएगी, आप घिसाई करा रहे हो अपने घर की, ठीक है, तो कॉर्नर्स में मशीन को लगाना बड़ा मुश्किल है। तो हर चीज में कॉर्नर जो है कहीं ना कहीं आपको दिक्कत दे रहे हैं। आपने कॉर्नर्स ही जब कट कर दिए तो क्या कर दिया, आप अब काम आराम से कर सकते हैं और अपने खर्चे घटा सकते हैं, ठीक है। जहां कॉर्नर्स ही कट हो जाए वहां पर खर्चे भी कम हो जाते हैं, काम भी आसान हो जाता है। तो कट कॉर्नर का हमेशा मतलब होता है जहां खर्चे कम हो जाए और काम आसान से होने लग जाए, आसानी से। कंप्लीट अ वर्क नहीं। टू डू समथिंग इन इनएक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव का मतलब होता है खर्च करना, खर्चा, और इनएक्सपेंसिव मतलब कम खर्चा होना, उसका बिल्कुल अपोजिट। एंड ईजी वे, कोई भी काम कम खर्चे में और आसानी से करना, मैंने अभी बताया कट कॉर्नर का यही मतलब होता है। फाइंड अ सूटेबल प्लेस, किसी सूटेबल प्लेस को ढूंढना। क्लियर अ स्पेस, सफाई करनी, ये भी नहीं है, ठीक है। तो कट कॉर्नर्स का हमेशा यही मतलब होता है, किसी काम को कम खर्चे में, कम पैसों में और आसानी से करने को बोलते हैं। यार
कट द कॉर्नर्स, कॉर्नर्स ही कट कर डाल, ठीक है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम। क्रिएचर ऑफ हैबिट, क्रिएचर मतलब भगवान की भेजी बनाई हुई ऐसी कोई भी चीज जो सांस ले सकती है, जो जीवित है, उन सबको हम क्रीचर कहते हैं। क्रीचर मतलब पुतला, काइंड ऑफ इंसान है, जानवर है, पेड़ पौधे क्रीचर्स हैं, ठीक है। ऑफ हैबिट मतलब अपनी आदतों का पुतला है, जैसे हम हिंदी में बोलते हैं ना, ये तो गलती का पुतला है, गलती करता ही रहता है, तो ऐसे इंग्लिश में क्रीचर ऑफ हैबिट, जो कोई इंसान अपनी एक हैबिट को या किसी एक काम को अपनी हैबिट की वजह से, आदत की वजह से कंटिन्यूअसली करता रहता है, बार बार करता रहता है, तो उसे कहते हैं क्रीचर ऑफ हैबिट। ऑप्शंस देख लेते हैं। अ मीन पर्सन, मीन मतलब मतलबी, ऑप्शन नहीं है। अ बैड पर्सन मतलब बैड हैबिट मतलब बुरी आदत, नहीं है। अ फेथफुल डॉग मतलब कि ऑनेस्ट डॉग, ठीक है, नहीं है। द वन हु डज सेम थिंग इन द सेम वे, एक ही काम को बार बार एक ही तरीके से करे। देखो यहाँ पर हैबिट की बात हो रही है, आदत, आदत का मतलब ही होता है एक ही काम को बार बार करते रहना एक ही तरीके से, तो ये हमारा सही ऑप्शन है। उसके बाद नेक्स्ट है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम। हिट द रूफ, छत तोड़ दो। छत तो तभी टूट सकती है जब आप बहुत गुस्से में हो, तो हिट द रूफ का मतलब होता है जब कोई बहुत ज्यादा एग्रेशन में है, एग्रेसिव है, या बहुत ज्यादा एंग्री है, ठीक है। टू डिस्ट्रक्ट अ बिल्डिंग मतलब कि बिल्डिंग को तोड़ना, नहीं है। टू बिकम वेरी एंग्री, मैंने अभी बताया था, बहुत ज़्यादा एंग्री हो जाए कोई, ठीक है। टू जंप हाई, बहुत तेज जंप करना, नहीं। टू प्ले जॉयफुली, खुशी से खेलना, नहीं। तो हिट द रूफ का मतलब होता है टू बिकम वेरी एंग्री, छत तोड़ देना, इससे ही समझ जाइए कि मतलब इतना गुस्सा कि छत ही फोड़ दी। उसके बाद नेक्स्ट है, एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम। स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, स्क्रैचिंग से शुरू करो। आप सीआईडी देखते होंगे, किसी भी केस को शुरू करना है तो सबसे पहले स्क्रैच बनाया जाता है। आप या फिर जितने भी क्राइम पेट्रोल वगैरह आते हैं उसमें भी क्या, अगर पुलिस को किसी भी केस पर काम करना है सबसे पहले स्क्रैच बनता है। आपको एक बिल्डिंग खड़ी करनी है, आप एक नोटबुक लेके बैठ जाएंगे, स्क्रैच बनाएंगे। आपको पढ़ाई करनी है, आप टाइम टेबल बनाएंगे, आप अपना कुछ ना कुछ एक रोड मैप तैयार करेंगे। तो इसका मतलब क्या है, स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच का मतलब होता है जब कोई काम आप बिल्कुल स्टार्टिंग से शुरू करते हैं, जब कोई काम बिल्कुल शुरू होता है, बिगिनिंग उसको जिसको कहते हैं ना, उसको कहते हैं स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, शुरुआत से करना, ठीक है। तो टू स्टार्ट और क्रिएट समथिंग फ्रॉम वेरी बिगिनिंग, पहला ही ऑप्शन सही है। किसी काम को बिल्कुल शुरुआत से शुरू करना, जैसे कोई बहुत आगे निकल गया, अरे स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच, कहाँ से शुरू करना है, बिल्कुल स्टार्टिंग से शुरू करना, ठीक है। टू एड्रेस एन इशू, किसी इशू को एड्रेस करना, किसी इशू की देखभाल, देखना उसमें क्या है दिक्कत, ठीक है, नहीं है। टू डेवलप समथिंग आउट ऑफ वेस्ट मटेरियल, वेस्ट मटेरियल से कुछ बनाना, नहीं है। टू पॉइंट आउट समथिंग रॉन्ग, किसी चीज को गलत साबित करना, पॉइंट आउट करना, नहीं है। तो क्या हमारा आंसर होगा, टू स्टार्ट और क्रिएट समथिंग फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, किसी भी चीज को बिल्कुल शुरुआत से स्टार्ट करना, क्योंकि स्क्रैच करना किसी भी चीज के लिए फर्स्ट पॉइंट या फिर बिगनिंग पॉइंट होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन इडियम और फ्रेज। आई हैड हर्ड ऑफ हैंडपेक्ड हस्बैंड्स एंड नाउ आई फेल्ट दैट आई सॉ वन। मैंने हैंडपैक्ड हस्बैंड्स के बारे में सुना था, आज देख भी लिया। हैंडपैक्ड हस्बैंड हमेशा यूज होता है स्त्री वश में, जो बंदा होता है, जो इंसान होता है, उसे कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देख लेते हैं, जैसे आप हिंदी में सुनते होगे, इंडियन सोसाइटी में ही है वैसे ये वर्ड, जोरू का गुलाम, ठीक है, आपने बहुत सुना होगा, ठीक है। कंट्रोलिंग हस्बैंड, जो हस्बैंड कंट्रोल करे, नहीं है। बॉसी हस्बैंड, जो हस्बैंड बॉस बन के बैठ जाए, वो भी नहीं है। ऑप्रेस्ड हस्बैंड, ऑप्रेस्ड का मतलब होता है कि जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रताड़ित हस्बैंड, जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रताड़नाएं होती हैं, जिसके साथ बहुत कुछ गलत होता है, उसे बोलते हैं ऑप्रेस्ड होना, प्रताड़ित होना। तो क्योंकि हमने यहाँ पर बोला स्त्री वश में, ठीक है, औरत की सुनने वाला ऑप्रेस्ड कहलाता है। डोमिनेटिंग का मतलब होता है जो अपनी चलाए। देखो ये सबमिसिव का बिल्कुल अपोजिट है, SUBMISSIVE, सबमिसिव का अपोजिट है। सबमिसिव का मतलब होता है वो जो दब्बू है, जो हर बात को मान जाता है आसानी से। डोमिनेटिंग वो है जो अपनी चलाता है। तो ये एंटोनिम और सिनोनिम के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं वर्ड्स दोनों। तो ऑप्रेस्ड का मतलब होता है जो कि बहुत ज़्यादा प्रताड़ित है, जिसके ऊपर कहीं ना कहीं जिसके साथ अन्याय हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। हैंडपैक्ड का मतलब है वो हस्बैंड जो औरत की सुनता है, ठीक है, जोरू का गुलाम। उसके बाद नेक्स्ट है,
although I don't believe in this word. Select the most appropriate meaning of the given idiom. At a low ebb, इसको हम एब ही पढ़ेंगे, ई डबल बी नहीं पढ़ेंगे, एब हो गया, ठीक है। एब का मतलब, लो एब का मतलब होता है कोई चीज़ जब निम्न स्तर पर हो, जब बहुत निचले स्तर पर हो, नीचे हो, घट रही हो, ठीक है, नुकसान हो रहा हो, नीचे की तरफ जा रही हो, तो हम बोलते हैं एट अ लो एब। इन अ डिप्रेस्ड और वीक स्टेट, अब आप खुद ही समझ जाइए कि डिप्रेस्ड और वीक स्टेट में है तो ऑटोमेटिकली निम्न स्तर पर आ गया ना, वो खुद ही दुखी है, तो एट अ लो एब का हमारा आंसर यही है। टू इन अ हैप्पी स्टेट नहीं है, उल्टा हो जाएगा। इन अ क्रिटिकल मूवमेंट मतलब किसी बहुत ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन में है, नहीं है, क्योंकि इसका मतलब डिप्रेस्ड या वीक होना होता है, ठीक है। इन एन अनएम्प्लॉयड मोड, किसी अनएम्प्लॉयड मोड में है, मतलब कि उसके पास नौकरी नहीं है, एक ऐसे समय से गुजर रहा है, तो ये भी ऑप्शन नहीं है, क्योंकि एट अ लो एब का मतलब होता है कोई बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड या फिर वीक स्टेट में होना, ठीक है, कम पावरफुल होना। उसके बाद नेक्स्ट है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम, दैट इज ऑफ एंड ऑन। ऑफ एंड ऑन, ऑफ एंड ऑन, हो रही है नहीं हो रही है, कभी चीज़ हो रही है कभी नहीं हो रही है, कभी हो रही है कभी नहीं हो रही है, कभी हो जाती है कभी नहीं होती है, तो आप इससे ही समझ जाइए ऑफ एंड ऑन का मतलब है जो चीज़ रेगुलरली नहीं होती है, कभी होती है, ऐसा नहीं है कि होगी नहीं, कभी तो होती है कभी नहीं होती है, ठीक है, तो उस चीज़ को क्या कहते हैं, ऑफ एंड ऑन। नाउ एंड देन, अभी और कभी मतलब कभी कभार, नाउ एंड देन कभी कभार हो गया, तो कभी कभार ऑब्वियसली हो गया ना, कभी कभार, इसका ऑप्शन यही है, क्योंकि कभी कभार का मतलब कभी तो हो रही है कभी नहीं हो रही है, ठीक है। नो समथिंग थॉरोली, किसी चीज को बहुत अच्छे से जानना नहीं है। रिमाइंड करना मतलब याद करना। ऑब्जेक्ट टू मतलब किसी चीज का विरोध करना, आई ऑब्जेक्ट माई लॉर्ड, ठीक है, आपने सुना होगा कई बार, तो ये ऑप्शन सही था। उसके बाद सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन ईडियम इन द फॉलोइंग सेंटेंस। सेजल विजिटेड द नियर बाय टेम्पल ऑफ एन ऑन, अभी हमने पढ़ा था और अभी आ गया। सेजल अपने घर के पास वाले मंदिर में ऑफ एन ऑन जाती है, कभी जाती है कभी नहीं जाती है, कभी जाती है कभी नहीं। पीरियोडिकली का मतलब होता है एक पर्टिकुलर इंटरवल के साथ, आपके स्कूल्स में होते थे ना पीरियड्स, उनके बीच में इंटरवल आता था, तो वो पीरियड्स थे, ठीक है, उनकी एक पर्टिकुलर दायरा था कि इतने मिनट का ये पीरियड, फिर इतने मिनट का एक हो गया, फिर इतने मिनट का एक हो गया, तो एक सेशन है, ठीक है, जो कि डिवाइडेड है पार्ट्स में, ठीक। कॉन्स्टेंटली का मतलब होता है लगातार। कंटिन्यूसली मतलब बिल्कुल गैप बिना दिए हुए। रेगुलरली अगेन बिना गैप दिए हुए, ये तीनों एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं, ये अकेला है जो नहीं मैच करता, ठीक है, ये ऑड वन आउट हो गया है, तो पीरियोडिकली इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, कभी जाती है कभी नहीं जाती है। उसके बाद नेक्स्ट है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम, लेफ्ट आउट इन द कोल्ड, ठंड में छोड़ दिया गया मरने के लिए। आप सब, बारिश हुई बहुत तेज, ठंड लगी, सब घर के अंदर घुसे और आप रह गए और गेट बंद हो गया, तो आपके साथ क्या किया गया, ये तो बहुत ही बुरा हुआ। तो इसका मतलब होता है जब आप इग्नोर्ड होते हो किसी चीज में, आपको इग्नोर किया जाता है, ठीक है, ठीक है, आपके ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता, तो उसे कहते हैं लेफ्ट आउट इन दी कोल्ड, ठंड में छोड़ देना, ठीक है। टू बी अंडरग्राउंड, टू गो अंडरग्राउंड नहीं है, अंडरग्राउंड जाना नहीं है। टू बी इन हाइडिंग, छुप जाना नहीं है। टू बी इग्नोर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन। टू बी एक्सट्रीमली नेगेटिव ऑप्शन नहीं है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव होना इसका मतलब है, ठीक है। तो लेफ्ट आउट इन द कोल्ड का मतलब होता है आप जब इग्नोर्ड फील करते हैं तो आप इस ईडियम को यूज करते हैं, ठीक है। टू बी इग्नोर्ड इज द राइट आंसर। देन सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम, ब्रेक द आइस। ब्रेक द आइस हमेशा तब यूज होती है, अब आइस है, जमी हुई है, अपने पास ना जाने क्या क्या जमा के रखा हुआ है, ठीक है। तो ब्रेक द आइस का मतलब होता है जब हम उस आइस को ब्रेक कर रहे हैं ना, तो बहुत कुछ बहुत दिनों से दबा हुआ है वो छूट जाता है। आप बहुत दिनों से किसी लड़ाई में थे, आपके साथ लड़ाई हो गई, आपने बातचीत शुरू कर दी, ब्रेक कर दिया आइस को, मतलब कि आपके कुछ बोलने से सामने वाला अगर रिलैक्स्ड फील कर रहा है, शांति आ गई है, तो हम बोलते हैं ब्रेक द आइस, ठीक है। नर्वसनेस बिफोर अ परफॉर्मेंस, किसी परफॉर्मेंस से पहले नर्वसनेस होना नहीं ऑप्शन है। इल फीलिंग कैरिड बाय अ पर्सन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, कोई बुरी फीलिंग एक इंसान बहुत दिनों तक खींच के चल रहा है, तो वो भी नहीं है। रिस्पेक्ट फॉर समवंस अचीवमेंट्स, किसी के अचीवमेंट्स की इज्जत करना, वो भी नहीं है। टू से और डू समथिंग दैट मेक्स पीपल फील मोर रिलैक्स्ड, देखो रिलैक्स्ड
किसी के कहने से आप रिलैक्स हो गए, स्पेशली एट द बिगिनिंग ऑफ द मीटिंग और पार्टी। किसी भी मीटिंग या फिर पार्टी से पहले किसी के कुछ कहने से, मीटिंग होने वाली है, सबको डर लग रहा है क्या होगा क्या नहीं, और फिर बॉस ने आया बोला अरे चिल, कुछ बोला, उनके बोलने से आप रिलैक्स हो गए, ठीक है, सब ठीक है। तो इसका मतलब यह है ब्रेक कर दिया उन्होंने आइस को। ब्रेक द आइस का मतलब होता है शांति का माहौल, किसी चीज़ को रिलैक्स फील कराना, किसी इंसान को रिलैक्स फील कराना अपनी बातों से, ठीक है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन ईडियम। इन दोज डेज, उस समय, वी डिड नॉट एक्सपेक्ट लग्जरीज, हम लग्जरीज एक्सपेक्ट नहीं करते थे। लग्जरीज का मतलब क्या है, आपके पास जब बहुत सारी कहीं ना कहीं अच्छी अच्छी चीज़ें होती हैं, मतलब कि आपके पास एसी है, आपके पास फ्रिज है, आपके पास गाड़ी है, तो आपके पास क्या है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको जीने में मदद कर रही हैं, तो वो क्या कहलाती हैं, लग्जरी, सुविधाएं। आपके पास जब सुविधाएं हैं, ठीक है, वी वर थैंकफुल इफ वी कुड, हमारे पास, हमने लग्जरीज एक्सपेक्ट नहीं की थी कि हमें ये सब मिल जाए, लेकिन फिर भी हम थैंकफुल हैं, हम धन्यवाद देते हैं कि हमने कीप द वॉल्फ फ्रॉम द डोर। वॉल्फ हमेशा भेड़िए को कहते हैं, हमेशा मतलब वॉल्फ मतलब भेड़िया ही होता है, ठीक है। कीप द वॉल्फ फ्रॉम द डोर का मतलब होता है कि जब आप कम से कम स्टार भुखमरी तक नहीं पहुंचते हैं, मतलब आप गरीब तो हैं लेकिन कम से कम आप भुखमरी नहीं जी रहे हैं, तो उसे क्या कहते हैं, टू कीप द वॉल फ्रॉम द डोर, ठीक है। अब यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है वालो इन पॉवर्टी। वालो हमेशा कहाँ यूज होता है, जैसे लोट लटोट करते हैं ना, जैसे आपने देखा होगा गाय भैंस होती हैं या फिर सुअर होते हैं, उन लोगों को कीचड़ में लेटे रहने में बहुत मज़ा आता है, मतलब एक बुरी चीज़ है, नेगेटिव चीज़ है, कोई अच्छी तो चीज़ है नहीं, लेकिन उसमें लेटे रहने में सुकून है। मतलब कि जब जानवरों के लिए तो यहाँ यूज़ हो गया, इंसानों के लिए पता है मेरे पास नौकरी नहीं है, मेरे पास दिक्कत है, पैसा नहीं है, फिर भी आप गरीब हैं, फिर भी आप क्या कर रहे हैं, आराम से लेजीनेस में है, तो उसे बोलते हैं वालो इन पॉवर्टी, मतलब पॉवर्टी को ही एंजॉय कर रहे हैं, गरीबी को ही एंजॉय कर रहे हैं, पॉवर्टी मतलब गरीबी। अवॉइड स्टारवेशन मतलब कि भुखमरी, और स्टारवेशन का मतलब होता है कि आपको इतना भी खाना नहीं मिल पा रहा कि आप जीवित रह पाएं, आप इतना भी नहीं खा पा रहे, तो क्या किया, अवॉइड किया स्टारवेशन को। इसको मैं जब आंसर यही है, बाद में समझाऊंगी कैसे। रेलिश फूड, रेलिश हमेशा वर्ड यूज होता है मजे लेने के लिए, किस चीज़ के मजे, फूड। अब फूड के मजे तो नहीं लिए जा रहे थे, आप भी समझ रहे हैं, ठीक है, क्यों, क्योंकि उन्होंने कम से कम स्टारवेशन अवॉइड करी। एनकरेज स्टारवेशन मतलब एनकरेज किया किसको, भुखमरी को एनकरेज किया, क्योंकि सेंटेंस में बोल रहे हैं कि थैंकफुल हैं, साथ ही साथ इस ईडियम का मतलब होता है कीप द वॉल फ्रॉम द डोर का मतलब होता है कम से कम हमने स्टारवेशन अवॉइड किया। अवॉइड स्टारवेशन को कहते हैं मतलब इतनी नौबत नहीं आने दी कि हम मर ही जाएं बिना खाने के, भले ही हम गरीब थे, भले ही बहुत ज़्यादा सुविधाएं नहीं थी, लेकिन भुखमरी भी नहीं आने दी, तब क्या बोला जाता है, कीप द वॉल फ्रॉम द डोर। अवॉइड स्टारवेशन इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। ये मेरी एक 15 क्वेश्चंस की क्लास थी, मैं नेक्स्ट क्लास में फिर से आऊँगी, मेरी जरा सी देर की क्लासेस हैं, इन्हें सुन लेंगे तो आप अगर रोजाना एक क्लास सुन रहे हैं तो आप एक दिन में 15 ईडियम्स कवर कर रहे हैं, इसके ऑप्शंस के साथ करा रही हूँ तो ज़्यादा ईडियम्स कवर होंगे, इससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, एक ही साथ बहुत सारी चीज़ें पढ़ने को मिल रही हैं, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, फटाफट से वीडियो देखिए और अपने 15 ईडियम्स कवर कीजिए, फिर एंटोनिम और सिनोनिम और दूसरी चीज़ों पर ध्यान दीजिए, तो आपकी बहुत बड़ा पार्ट जो है इंग्लिश का वो इस तरीके से कवर होता चलेगा। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियो सच में अच्छी लग रही है तो आई रिक्वेस्ट कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, और अपने उन फ्रेंड्स को भी बताएं सब्सक्राइब करने के लिए, मेरी वीडियोज़ देखने के लिए। जो आपको लगता है कि जिनको पढ़ना है अच्छी एक्सप्लेनेशन के साथ, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो ये बहुत हेल्पफुल रहेगा मेरे लिए। थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट 15 ईडियम्स के साथ। थैंक यू।